चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं काल, और कालों के प्रकारों में एक प्रकार हम लोग देख चुके हैं, वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल में कुछ आप लोगों को डाउट होगा तो उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग 2 काल देखेंगे, और आज एक और टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, वो है शब्द का भेद, शब्द भेद। भूतकाल किसे कहेंगे? अब सिंपल वे में समझे तो भूतकाल वो काल कहलाता है जो कोई क्रिया हमने अपने कार्यों को क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, या पूरा हो चुका होता है, या उस समय को बताएंगे जिसमें हमने कार्य कर चुका है। तो ऐसे वाक्यों के लिए, ऐसे क्रिया के लिए हम लोग क्या उपयोग करेंगे? समय स्थिति को भूतकाल के रूप में बताने का प्रयास करेंगे। तो भूतकाल को हम लोग सिंपल तरीके से बोले, जो बीत गया वो क्या है? जो बीत गया वही क्या है? भूतकाल है। और उस बीते हुए समय में आपने जो क्रिया किया या कार्य किया, वो कार्य उस समय के हिसाब से भूत का काल या समय बिताया हुआ काल कहलाएगा। तो सिंपल चीज क्या है इसमें, हमेशा पहचानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? था, थी या थे। इससे हम लोग क्या पता करते हैं कि वो समय बीत चुका है या हो चुका है। अब कई तरीके से हम बीते हुए समय को, उस क्रिया को बताने का प्रयास करते हैं, तो उसके प्रकारों को भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, एक सिंपल सेंटेंस है, राम खेलता था। ऐसा कार्य जो पहले वो करता था, जो बीत चुका है। खेलने का कार्य है, कार्य किस समय परिप्रेक्ष्य में वो हो चुका है, वो क्या कहलाएगा? खेलता था। सीता पढ़ रही थी। पढ़ रही थी मतलब यहाँ पर जो क्रिया हो रही थी वो हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन वो कब शुरू हुआ था हमको पता नहीं है। यही आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम खाते थे, तो जो बीत गया पहचान कैसे होगा? थी, थे, था। लेकिन जब प्रकार लगातार आते जाएंगे भूतकाल के, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें गहनता से समझना पड़ेगा। भूतकाल के कई प्रकार हैं, जिसमें से पहला जो प्रकार होता है एक सिंपल भूतकाल, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य भूतकाल। दूसरा जो होता है आसन्न, सामान्य हो गया जो अभी हमने देखा सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल होगा, पूरा कर चुके हैं तो पूर्ण भूतकाल। जो पूरा नहीं हुआ था लेकिन काम शुरू हो गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, उसके लिए होगा अपूर्ण भूतकाल। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हो रहा था या नहीं हो रहा था के परिप्रेक्ष्य में आएगा, तो हमको क्या होगा इसमें? संदिग्ध भूतकाल। हेतु हेतु मद, ऐसा भूतकाल का समय जब हम क्या करेंगे, किसी कार्य को शुरू तो किए, लेकिन अगर वो कार्य होता तो क्या होता, इस परिप्रेक्ष्य से उसको समझेंगे हेतु हेतु मद। और इसी को लास्ट में समझना ज्यादा जरूरी है। उदाहरण लिखे होंगे हम लोग पिछले जो क्लास में, तो उसको भी ध्यान देंगे। सामान्य भूतकाल से शुरू करते हैं। सामान्य भूतकाल में जो ऐसा कोई कार्य जो बीते समय में वो क्या हो चुका है, सामान्य रूप से पूरा हो गया है। आप नोट्स में लिखें, काफी में लिखेंगे क्या? पहला लिखें सामान्य भूत, और जो मैं लाइन खींच रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे होगा क्रिया के भूतकाल में, क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय का पता चलता है। तो यहां से लिखेंगे क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय का पता चले, बस इतना लिखेंगे। उसे ये कहते हैं वो कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लाइन में लिखें, क्रिया का सामान्य रूप, जो समय बीत गया उसके बारे में सिंपल तरीके से बताता हो। जैसे मोहन आया, आने का काम हुआ, ठीक है, भूत की बात है। अब वो नहीं आएगा, आ चुका है, पहुंच चुका है, तो वो अब नहीं आएगा, मतलब वो कार्य क्या हो चुका है, सामान्य रूप से वो पूरा हो गया है। सामान्यतः वो काम पूरा हो गया। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, अब वो घटना घट गई, वो घटना पूरा हो चुका है, अब वो रिपीट नहीं होगा। जब रिपीट नहीं होगा तो वो कौन सा हो गया, बीता हुआ बात हो गया, बीता हुआ समय हो गया, बीता हुआ क्रिया हो गया।
तो सिंपल जो होगा, जब कोई कार्य सामान्य रूप से वो पूरा हो जाए और उसको दोहराने की क्या हो, उम्मीद ना हो, तो ऐसे काल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक सामान्य भूतकाल। सीता गई, अब चली गई है तो फिर से और नहीं जाएगी कोई यहाँ से, वो चली गई तो चली गई, काम हो पूरा हो गया यहाँ से जाने का। तो जब भी हम सामान्य रूप से कोई ऐसा क्रिया को बताने का प्रयास करते हैं जो क्या हो गया हो समय में, है ना, बीते हुए समय में वो जस्ट पूरा हो गया है, उसको कोई बता रहा है। ये जितने भी सेंटेंस आएंगे ना, कोई आपको बोल रहा होगा तो आप सुनेंगे, तब तो उस घटना को आप जान पाएंगे। घटना को आप देखोगे जो बीत चुका है, या देखने के बाद आप किसी को बताओगे, तब तो भूतकाल की बात होगी। ठीक है, भूतकाल की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? आप लोगों को पता है ना, इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है? इतिहास की जानकारी के सोर्स होते हैं ना, इतिहास जानने के सोर्स या स्रोत। पहला स्रोत क्या होता है? सबसे पहले सोर्स पाषाण काल में पत्थर थे, फुलहारी मिले थे, ये सब सोर्स थे। धीरे धीरे समय बीतता गया तो हमारे पास लिखित सोर्स मिले, उसको पढ़कर हमने पता किया कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। ठीक है, तो वैसे ही आपको कोई ना कोई घटना को क्या करेगा, बताएगा, और उसके हिसाब से आप उस पर समीक्षा करेंगे। कुछ ऐसी घटना जो क्या हो, जो ऐसी घटना क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्या हो जाए कि कार्य जो है अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, अब अभी शुरू हुआ है, अभी खत्म हुआ है, के लिए आप लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग पढ़े थे वर्तमान काल में पूर्ण वर्तमान काल, है ना, अभी जस्ट पूरा हुआ था, उसके लिए पूर्ण वर्तमान काल। तो वैसे ही तुरंत पूरा हुआ तो इतिहास तो हो गया, वो घटना तो घट चुकी है। तो ऐसे के लिए आप क्या बोल सकते हो, आसन्न। आसन्न मतलब रिसेंटली, अभी तुरंत, तत्काल, गरम गरम, है ना। तो उसको कैसे लेंगे? जो घटना तुरंत हुई हो, वो अब भी आया है, वह आया था, तो वो भूतकाल हो गया, सामान्य भूतकाल। वह आया था, वह गई थी, ये सामान्य भूतकाल की बात है। वह अब भी आया है, और ये जो बात है, ये जो घटना है, आप खुद देख रहे हो, वो घटना घट चुकी, अब भी घटी है, तो हमारे लिए तो अब क्या हो गया, वो बीत गया वो समय, है ना। तो बीत गया तो कब बीता है? अभी बीता है, तो अभी बीता है, इस कारण से वो किस रूप में लेंगे उसको? आसन्न भूतकाल में लेंगे। वह अब भी आया है, वह अब भी गया है, वह अब भी। तो क्या आपको कॉमन चीज लग रहा है यहाँ पे? अभी। सबसे कॉमन क्या लग रहा है इसमें? अभी। वह अब भी आया, अब भी गया, अब भी खाना खा के आया हूँ, मैं अब भी नहा के आया हूँ, मैं अब भी बाजार में हूँ, मैं अभी यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। तो अपनी स्थिति को भी बताने के लिए, और वो स्थिति कैसा हो, रिसेंट, वो घटना आपने क्या किया है, पूर्ण किया है, वो कार्य अपने अभी पूर्ण किया है, अब पूर्ण कर लिया तो भूत हो चुका है। वो घटना रिपीट होगी तो वर्तमान कहलाएगा, लेकिन वो जो घटना रिपीट अब डबल नहीं हो सकती है। चलिए, उसके बाद होता है कोई ऐसा कार्य जिससे क्या पता चलता है, कोई कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका है, और क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य पूर्ण हो गए। आपको क्या लिखना है यहाँ पे? पूर्ण मतलब कंप्लीट, परफेक्ट, फास्ट, जो पूर्ण हो चुका है। अब वो बहुत समय से पूर्ण हो चुका होगा, उसको रिपीट होने का कोई चांस नहीं है, तो ऐसे काल को हम लोग बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। वह सो चुका था, काम पूरा हो गया है, और क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य पूरा हुए बहुत समय हो चुका है। वह रो चुका था, अब बोल सकते हैं कल मैं उसके घर गया, ठीक है, तो वो रो रहा था, तो ये क्या होगा? कल मैं उनके घर गया तो वो रो रहा था, तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। रो रहा था लेकिन उसका रोना बंद नहीं होता, काम पूरा नहीं हुआ था, तो काम पूरा नहीं हुआ तो अपूर्ण काम है, तो जस्ट इसके बाद आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने उनके घर
उनके घर पहुंचा तो वो रो चुका था, रोने का काम पूरा हो चुका था। समझ में आ रहा है क्या बात? आप लोग एकदम शांत बैठे हो, कोई हलचल नहीं, तो ये तो एकदम सामान्य लग रहा होगा एक, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, दो ही चीज तो होती है। वह सो चुका था, ठीक। मान के चलो किसी के, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, है ना, और आप जाते हैं और देखते हैं कि वो सोया हुआ है, और उसके बाद आप आज कल आकर बताते हैं कि मैं कल क्लास से जब घर गया तो जो घर में जो बच्चा था वो सो चुका था, उनका काम पूरा हो चुका था। तो वो कौन सा हो गया? ऐसा भूतकाल जो घटना वो उन्होंने, या कोई कार्य जो है उन्होंने बहुत समय पहले से क्या कर चुका है, वो पूरा कर चुका है, पूर्ण कर चुका है। वह रो चुका था, ठीक। और एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं, बताइए, 3 एग्जाम्पल बताना है, 1 2 3 बताइए। पूर्ण का, पूर्ण भूत का बताना है। वह खा चुका था, ऐसा नहीं बताओगे, वही वही चीजें। लेकिन पूर्ण की एक खास विशेषता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यही वाक्यांश आएंगे। तो ये आपको पहचानने के तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण, जब कोई काम क्या हो, आपने बीते हुए कल की बात बताई, लेकिन वो जो घटना थी, वो जो कार्य था जिनके बारे में आप बता रहे हो, उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया था। वो काम क्या था? अपूर्ण था। लेकिन जिस समय आप देख रहे थे उस समय क्या था? चल रहा था। तो वह सो रहा था, मतलब सो चुका था नहीं। अब यहीं पे आप लोगों को अंतर समझना पड़ेगा। बात क्या है, इसको लिख रहे हो कि नहीं? एक एक लाइन लिख रहे हैं ना आप लोग। अपूर्ण में क्या चलेगा पता? कि क्रिया के रूप से ये पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था तथा कार्य अभी भी जारी था, उसे हम लोग क्या है? पूर्ण, सॉरी, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके वाक्य में अंत में रहा था, रही थी, और ये अपूर्ण ही कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस भी कैसे लिखते हैं तो भूल गया मैं। वह सो रहा था, वह सो चुका था नहीं। देखिए, सोना एक ऐसा क्रिया हो सकता है जो पूर्ण भी कहलाता है, अपूर्ण भी। सोना, सो गया मतलब पूर्ण हो चुका है उसका। लेकिन सो रहा था मतलब हमने जब देखा तो वो सो रहा था। वह रो रहा था, ये आप लोगों को स्पष्ट समझ में आएगा। वह रो रहा था। अभी घर से आए हो, आपके यहाँ फिर छोटे बच्चे होंगे, तो आप क्या बोल सकते हो? जब मैं अपने घर से यहाँ पहुंचा हूँ वहां से, तो घर में जो बच्चा है वो क्या कर रहा था? रो रहा था। अब वो रो रहा है अभी, या नहीं रो रहा, या चुप हो चुका है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो रो रहा था। अगर आप बोलते जब, अभी क्या बता सकते हो? फोन लगा के पूछेंगे कि वो रो रहा है या नहीं, तो घर वाले बता सकते हैं वो अभी भी रो रहा है, तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा। वह अभी भी रो रहा है, तो वर्तमान में अभी भी वो उनकी क्रिया हो रही है। लेकिन वो आप जब देखे तब वो उनकी क्रिया पूरी नहीं होती, चुप नहीं हुआ था। वो वह गा रहा था, गाना गाना शुरू किया होगा, तो गाना चल रहा था। कई कार्यक्रम में जाते हैं आप लोग, देखने जाते हो रात में, ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो चल रहा है कार्यक्रम, आप आ जाते हो, ठीक है। तो आपसे पूछते कार्यक्रम चल रहा है, तो पता नहीं, जब मैं आया तब वो तो गाना गा रहा था, तो था ही बोलेंगे ना। क्योंकि जिस समय हो सकता है आप 11 बजे वहां से क्या किए, वापस आए, और 12 बजे किसी ने आपसे पूछा, तो बीत गया है ना 1 घंटा। तो बीत गया मतलब क्या है? जो बीत गया वो भूत है। तो अपूर्ण क्लियर है, पूर्ण क्लियर है। हाँ, इसमें ध्यान देंगे संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप में बीते हुए अतीत याद आए या उसमें संदेह हो, उसे हम लोग क्या करेंगे? संदिग्ध। ये एग्जाम्पल में आप लोगों को होगी, जाऊंगा नहीं, यहाँ पे सुधारना था, पिछले बार भी सुधार किया था, ठीक है। क्या हुआ?
तो क्या हो गया इसमें, भूतकाल का कौन सा रूप, जो बीते हुए या अतीत याद आए। कल बारिश है हुई होगी, है ना, यहां पर होगी की जगह पर कल बारिश। जिस प्लेस को आप छोड़ दिए हैं उस घटना को आप क्या करते हो, याद करते हो। अब देखिए सेकंड लाइन, कल मैं, हाँ, तो जा सकती हूं तो भविष्य हो गया। ये होगा कल मैं बाजार जा सकती थी, कल मैं स्कूल जा सकता था। ठीक, तो जहां पर भी क्या हो आपको, या बीता हुआ कल आपको रिमेंबर हो, रिमाइंड हो, आपके लिए क्या कहलाएगा, वो संदिग्ध कहलाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हेतु हेतु मद भूतकाल। जो कार्य आप कर रहे हो उस कार्य से ये पता चलता है कि कोई भी काम हो सकता था, लेकिन आपने उस कार्य को इसलिए क्या कर दिया, हटा दिया कार्य को, कि आपको दूसरे कारण के कारण से वो काम नहीं हो पाया। आपके बीच में क्या हो सकता है, उस कार्य को आप करने वाले थे, और हेतु का मतलब कारण होता है ना, किस हेतु से या किस कारण से, तो कोई ना कोई आपके लिए कारण या वजह आ चुका बीच में, तो वो आपका जो कार्य है वो नहीं हो पाया। तो ऐसे समय या ऐसे क्रिया के लिए आप क्या उपयोग करते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे मैं खाना खा लेता अभी तक, लेकिन क्या हो गया, आगे सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं, कोई ना कोई वजह आ गई। ठीक है, ऐसा काम जो बीत गया लेकिन वो किसी ना किसी कारण से क्या हो गया, नहीं हो पाया, कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया। आपके लिए इतना ही सेंटेंस पर्याप्त है, और अगर आपको पूरा सेंटेंस मिलता है तो आप आसानी से और पहचान सकते हैं। ठीक है, मैं सो लेता अभी तक, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा शोर है, शोर था। ठीक, तो मैं सो जाता या मैं सो लेता, यहाँ खा लेता, तो आप किसी घटना को, बीते हुई घटना को किसी को आप बता रहे हो कि मैंने इस परिस्थिति में क्या किया है, अपने कार्य को पूरा किया, या इस कारण से मेरे कार्य पूरे नहीं हो पाए। तो ये सेंटेंस आपके लिए क्या होगा, हेतु हेतु मद। तो आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि किस भूतकाल में किस की क्या परिभाषा है, किस कारण से वो इस प्रकार से नामकरण में चलता है, और उसके उदाहरण को लेकर के भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये भूतकाल के एग्जाम्पल। अब आएगा सिंपल सा है भविष्यकाल, दो चार बातें हैं इसमें। ऐसी जितनी भी बातें हैं जो ना तो हो रही है ना हुई है, ना हुई है ना फिर हो रही है, लेकिन आगामी समय में उनके होने की कोई भी क्रिया या कोई भी काम, कोई क्रिया के आगामी काल में होने की परिस्थिति को दर्शाता है। वह आएगा, वह जाएगा। ठीक है, कल बारिश होगी, तो आज को छोड़कर आने वाले एक सेकंड भी आगे की बात आप करते हैं तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, भविष्य की बातें कहलाएगी। और उसके लिए कुछ ऐसे हिंट होते हैं, जैसे गा, गेगी, आएगा, आएगी, जाएगा, जाएंगे, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैं खाऊंगा, वह आने वाले सप्ताह में जाएंगे। तो ये जब ऐसे चीजें आपको मिल जाए तो आप इजिली पहचान सकते हो कि कौन सा काल है वो। इसके भी प्रकार हैं, तीन प्रकार से इसमें, एक होता है सामान्य, एक होता है कोई ऐसी संभावनाएं, और एक होता है अज्ञात। और हेतु हेतु मद भी इसमें कई बार शामिल होते हैं। लिख रहे हैं, भविष्य काल के भेद। सामान्य में चार होंगे, हेतु हेतु मद भी इसमें शामिल है, तीन यहाँ पे हैं।
सामान्य भविष्य में वाक्यों को सिंपल तरीके से बताना है इसमें, ठीक है। और जब इसको बताते जाएंगे तो आपको कुछ समय को आप डिनोट करते हैं, और सभी में क्या मिलेगा आपको? जाऊंगा, जाएंगे, जाएंगे, आएगा। सुधांशु कल घर जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा। हम कल डांस करेंगे, वह कल मुझसे जरूर मिलेगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगी। तो इससे क्या आपको एक सिंपल ऐसी घटना या ऐसी बात जो आप किसी को बता रहे हैं आने वाले समय की जिसको भविष्य में होने वाला है, और उस काम को उस समय में आप करने वाले हो, ये चीज आप क्या कर रहे हो? बता रहे हो। सबसे सिंपल है। और जो संभाव्य है, जिसमें हमेशा संभावनाएं होंगी, और कल भी हमने वर्तमान काल में देखा जहां संभावनाएं हैं वहां पर एक शब्द लगता है, क्या? शायद। और शायद में क्या होगा? जो आगामी भविष्य में कोई कार्य होने वाला है, ये होगा कि नहीं, उसको हम क्या करते हैं? बताते हैं। और उसमें भी पहचानने का तरीका होगा गागेगी। रमेश शायद कल दिल्ली से आएगा, तो आएगा बोल दिया गया, और यहाँ पे कल बोल दिया गया है, इसमें भी कल लिखा है कल, तो सेंटेंस को इजीली आप पहचान सकते हो। वह शायद कल कार खरीदेगा, शायद कल बारिश हो। अब यहाँ पर होगा होगी तो नहीं लिखा है, लेकिन आप वाक्य से पहचान सकते हैं ना, शायद कल बारिश हो। तो ये भविष्य की बात है कि भूत की बात है? कल दो प्रकार के होते हैं, एक आने वाला और एक बीता हुआ कल। तो आप कल बस लिखा जाए तो कल को आप पहचान नहीं पाएंगे। ये इसलिए तो अव्यय है। ये अव्यय शब्द क्या करता है? इसको लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी में भी लग सकता है, लेकिन अगर पूरे वाक्य को देखें तो कल ये शब्द लगेगा तो पूरे वाक्य को क्या करता है? प्रभावित करता है। शायद कल बारिश हो, तो सिंपल चीज है, फिर बारिश हुई नहीं है, कल होने वाली बात की जा रही है, तो ये होने वाली बात है तो अभी हुआ नहीं है, तो ये कौन से काल की बात है? फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है। तो संभाव में क्या होगा? कोई भी क्रिया होने की संभावना रखता हो और उसकी सत्यता किस पर हो? आगामी काल में होने वाले समय में ही सिद्ध होती है। कुछ ऐसे हैं जो क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे भविष्य काल में वाक्य मिलेंगे जो किसको दिखाते हो? कोई आदेश को दिखाते हो, कोई नीड को दिखाते हो, या आवश्यकता को, कोई प्रार्थना को। तो ऐसे समय को, भविष्य में आने वाले समय को हम लोग उससे बातों को अज्ञात भविष्य काल भी कहते हैं। रमेश कल कॉलेज जरूर जाएगा, ये किसको दिखाता है? आवश्यकता को दिखाता है, नीड है, हो सकता है ना जाए तो वो फेल हो सकता है। तो यहाँ पे पहचानने का सबसे सिंपल तरीका तो गागेगी मिल ही रहा है, लेकिन ये भविष्य का सेंटेंस है, ये तो तय हो गया। उस कौन से प्रकार का है, ये तय कैसे हो रहा है? ये उसकी आवश्यकता को लेकर है। यहाँ पर ये चीज नहीं लिखा है कि शायद वह कल कॉलेज जाएगा, ठीक है, तो वो उससे अलग हो गया संभाव से। यहाँ लिखा क्या है? ये किसी आवश्यकता को दिखा रहा है और ये बताने का प्रयास कर रहा है कि रमेश कल कॉलेज जरूर जाएगा, और जरूर जाएगा में किसको दिखाता है? उसकी आवश्यकता को। कल मैं मंदिर अवश्य जाऊंगी, तो आवश्यकता को भी है, ये आवश्यकता बोलो। प्रार्थना को दिखाता है, कल हम सब मार्केट में अवश्य मिलेंगे। हो सकता है कोई आदेश करे या कोई बोले कि आपको सबको कहाँ मिलना है, सबको एक जगह इकट्ठा होना है। ऑफिस के वगैरह के आदेश निकलते हैं कि आने वाले समय में आपको इस तारीख को, इस तिथि को यहाँ पे इकट्ठा होना है, या वहाँ पे ऐसा कोई कार्य करना है। तो ये आपको क्या दिखाता है? कोई आदेश हो जो आपको करना ही पड़ता है, जो आज्ञा के रूप में आपको मिल रहा है। तो वो हमारे लिए भविष्य में जो बात कही जा रही है वो आज्ञार्थक भविष्य के रूप में ये शामिल होगा। बातें अगर समझ में आ रही होगी तो मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, नहीं आ रही होगी, ये क्या हो गया, ये आगे बढ़ता हूँ फिर भी। भविष्य काल का एक सेंटेंस है जिसको हेतु हेतु मत कहा जाता है, बाकी तो हम लोग देख ही चुके हैं। हेतु हेतु मत में जैसे अभी मैंने बताया,
कि भूत में भी होता है और भविष्य में भी होता है। जैसे किताब होगी, पहचाना रह गया, तो सीता पढ़ेगी, या किताब होगी तो किसी के कारण से, कोई घटना के कारण से क्या हो रहा हो, वो दूसरा काम हो रहा हो। भाई पुस्तक होगा तब तो हम पढ़ेंगे, यही बात है ना। तो पढ़ने का जो कार्य है किस पर निर्भर है, पुस्तक के होने और नहीं होने पर। तो इसी कारण से हेतु हेतु मद कभी कभी शामिल किया जाता है, तो आज्ञार्थक को भी कभी लिया जाता है। इसी कारण से ना कभी कभी 4 प्रकार भविष्य काल के बताए दिए जाते हैं, कभी कभी 3 प्रकार मिलते हैं। तो अलग अलग पुस्तकों में 3 या 4 प्रकार से, मुख्य रूप से इसमें आज्ञार्थक को नहीं लिया गया है, और जो हमने चर्चा किया है उसमें हेतु हेतु मद नहीं लिखा गया है। बैट बॉल हो तब तो कोई क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। आपके पास पेन हो तब तो आप लिखोगे, ठीक है। तो जो घटना या जो क्रिया किस पर निर्भर हो, दूसरे क्रिया पर निर्भर हो या दूसरे वस्तु पर निर्भर हो, वो हमारे लिए हेतु हेतुमत कहलाता है। भूतकाल की बात भी वैसी थी, है ना। अगर मेरे पास साइकिल होता तो मैं चला जाता, ठीक। ये बात क्या है, हेतु हेतु। अगर होता तो ना चला जाता, तो दोनों में अंतर क्या है, उसमें भविष्य की बात की जाएगी इसमें, और उसमें भूतकाल की बात की जाएगी। जो घटना कोई आपको बता रहा होगा, वो घट चुका है तो आपको कोई बता रहा है ये घटना होने वाली है, अभी भी समय है इनके पास उस कार्य को करने के लिए। तो हेतु हेतु मत इसमें शामिल होता है। क्लियर, पक्का? तो क्लियर कर देते हैं इसमें। चलिए, एक टॉपिक और था जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, वो है शब्द शक्ति। ये जो टॉपिक है मिडिल लेवल पे, उच्च प्राथमिक अर्थात वर्ग 2 में है, जो सहायक शिक्षक में शब्द शक्ति नहीं है। लेकिन इसके आधार पर अनेक शब्दों में एक शब्द तो पूछा ही जाता है, और शब्द शक्ति भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि शब्द के प्रकार और शब्द के भेद में आपको मेंशन नहीं किया गया है प्राथमिक स्तर के सिलेबस में, मिडिल स्कूल के सिलेबस में खासकर दिया जाता है। तो शब्द शक्ति क्या है, शब्द में शक्ति कितनी होती है, देखिए उसको बताया गया है। शब्द में शक्ति कितनी होती है, बहुत। शब्द मतलब शब्द का भाव। अगर हम किसी को कोई भी ऐसा शब्द बोल दे तो बुरा लगता है, यही तो होते हैं ना। तो शब्दों में ही तो शक्ति होती है। कई बार बच्चों को डांटने से, कुछ बोलने से ही क्या हो जाते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, शब्दों से, वाक्यों से हो रहे हैं। तो शब्दों में शक्ति कैसे होती है, व्याकरण के रूप में शब्दों शक्ति के बारे में बताया गया है, इसको भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण के हिसाब से शब्द शक्ति क्या है, शब्द शक्ति शब्द में निहित वो क्षमता है जो शब्द का अर्थ प्रकट हो। एक शब्द कई प्रकार के अर्थ प्रकट कर सकते हैं, है ना। शब्दों में ताकत होती है कि कोई बात अगर बोली जा रही है तो शब्द से ही हम उसके अर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको मोटिवेशन होने या शब्द के प्रभावित होने से थोड़ा सा अलग हट जाइए, और शब्द के अर्थ को या शब्द के भाव को कैसे हम लोग समझते हैं उस पर ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं, वही शब्द की शक्ति कहलाती है। हमारे यहाँ पे शब्दों को 3 प्रकार से बांटा गया है, शब्द शक्ति को, ठीक। इसको कभी पढ़े थे क्या, शब्द शक्ति कितने प्रकार से बांटा जाता होगा, 3 प्रकार से। तो उसी शब्द शक्ति को समझते हैं कैसे। तो पहला लाइन की है, शब्द शक्ति क्या है, जो ऐसा आप लोगों को वर्ड मिलता है जिसका अर्थ आप अलग अलग परिप्रेक्ष्य से निकालते हैं, वो हमारे लिए उस शब्द का पावर या शक्ति कहलाता है। 3 प्रकार से शब्दों को बांटा जाता है। एक कहलाता है अभिधा शब्द शक्ति। ये एक सिंपल एक प्रश्न ही है, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों को ये बता देता हूं कि जितने भी ऐसे प्रकार वाले आपको मिलते हों और वो 3 प्रकार के होते हों, तो उसको बिल्कुल पढ़ के ही जाना, क्योंकि ऑप्शन 4 होते हैं और एक नया चीज उसमें डला होता है।
ठीक है, तो बिल्कुल 3 प्रकार होते हैं ये पहले, उसके बाद तीनों के नाम क्या क्या हैं उसको भी ध्यान रखना है। पहला शब्द शक्ति क्या होता है, आप तो नहीं पढ़े हो, आपको देख के लग रहा है कि आप शब्द शक्ति को ध्यान से नहीं पढ़े हो, रोहित भी नहीं पढ़ा होगा। शब्द शक्ति पहला अभिधा, नाम सुने हैं अभिधा, उसके बाद है व्यंजना या लक्षणा, 3 प्रकार से शब्द शक्ति होती है। अब तीनों में क्या है भाव, इसको समझिए। अगर हम लोग अभिधा शब्द शक्ति की बात करें तो ऐसे शब्द किस पर निर्भर है, वाचक, उसका अर्थ होता है वाच्य का अर्थ, जो वाक्य है उसका अर्थ वाच्य का अर्थ। दूसरा होगा जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका कोई ना कोई लक्ष्य या लक्षण होंगे, कोई गुण होगा। और व्यंजक का मतलब होता है एक के माध्यम से दूसरे का बताने का प्रयास करना, ये अलग अलग तरीके से ये बांटा गया है। तो 3 शब्द हैं, तीनों का अर्थ, वाचक का अर्थ वाच्यार्थ से है, लाक्षणिक का अर्थ लक्ष्यार्थ से है, व्यंजक का अर्थ व्यंग्यार्थ से है। व्यंजना जो होता है तो व्यंजक का अर्थ व्यंग्यार्थ से है। चलिए सबसे पहला प्रकार देखते हैं जो हम लोगों को सबसे कॉमन लगता है, अभिधा शब्द शक्ति। पढ़ लिए क्या? अभी इसी को पूछूंगा, मैं रिपीट करूंगा आप लोगों से। जब भी हम कोई बात कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप जो शब्द सुन रहे हैं उसका आप वही अर्थ लगा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। राम बोल रहा हूं तो राम समझ रहे हो, श्याम बोल रहा हूं तो श्याम समझ रहे हो, कृष्ण बोल रहा हूं तो कृष्ण समझ रहे हो। आना तो आना, जाना तो जाना, आना को तो जाना नहीं समझ रहे हैं। तो जो शब्द जो साधारण होगा, जो सबसे साधारण हो, जो लोक प्रचलित में जो उल्लेखित हो, उसका आप क्या करते हो, शब्द को सुनते हो या पढ़ते हो या कोई आपको सुनाता है तो उसको आप क्या कर लेते हैं, बिना किसी और विचार किए, बिना किसी प्रकार से उसका और अर्थ लगाए आप क्या करते हो, उसको स्वीकार करते हो, आप वैसा ही ग्रहण करते हो जैसा वो शब्द आपको बताया जा रहा हो, ठीक है। तो वो कैसा कहलाएगा, अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं, होगा उदाहरण। चलिए अभिधा शब्द शक्ति में जो वाच्य बोला गया है ना, वाच्यार्थ, जो वाच्य बोला गया है, जो शब्द आपको सुनाया गया है वही वाच्य का ही अर्थ है, अर्थात जो आपको प्राप्त है वही आपका क्या कहलाएगा, वाच्यार्थ कहलाएगा। अभिधा शब्द शक्ति की विशेषता है। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, आपने क्या कर लिया, इस बात को सुन लिया, सुना और आपने क्या किया, सभी शब्दों को स्वीकार किया। इस वाक्य का आपने क्या अर्थ निकाला कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, बस वही अर्थ निकाल लिए। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, तो गुलाब है, वो गुलाब का फूल जो होगा वो क्या है, बहुत सुंदर है। जो वाक्य है वही वाक्य का अर्थ है, जो वाक्य है वही वाक्य का अर्थ होगा। गाय घास चर रही है, तो आपने गाय इमेजिन किया, गाय को घास चरवाते हुए कल्पना किया और वैसा ही कल्पना किया, गाय को भैंस नहीं समझा है ना, ही घोड़ा समझा। तो जो शब्द आपको सुनाया जाता है, जितने वाक्य आपको बताए जाते हैं, उसके अर्थ को आप समझते हैं तो उसी रूप में ग्रहण करते हैं जिस रूप में वो बताया जा रहा हो। इसमें आप किसी भी प्रकार का अवरोध आपके अंदर नहीं आता है, अभिधा कहलाता है। स्पष्ट है क्या? आप लोग थोड़ा सा जो पहली बार शब्द शक्ति पढ़ रहे होंगे तो क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो मैं रिपीट करूंगा। शब्दों में बताइए, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आने वाले जो और एग्जाम्पल हैं आपको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। जब हम कुछ बात ऐसे करते हैं, ठीक, जिसको हम सुनते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन
किसी शब्द का मुख्य अर्थ जो हम समझना चाह रहे थे वैसा हम लोग नहीं समझते, उसका क्या हो जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति के हिसाब से अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे हैं रूढ़ अर्थ पर आधारित हो जाता है। इसको ध्यान देना है। ठीक, ये कैसा कहा जा रहा है, हमने बात किया, कुछ ऐसे चर्चा किया जो आप लोगों को जैसे मैंने बोला वैसे स्वीकार किया। राजा दशरथ कहाँ के राजा थे, अयोध्या के राजा थे, और गाय घास चर रही है। लेकिन जब कुछ ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं, ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिसको आप पढ़ते तो हो लेकिन उसका जो अर्थ है वैसा ना हो करके क्या हो जाता है, थोड़ा सा दूसरा हो जाता है, और वो अर्थ किसी अन्य लक्षण पर निहित होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। या फिर कोई दीर्घ काल में उसके लिए उपयोग किया जा रहा होगा। तो जितने शब्द शक्ति हैं, आप जितना ज्यादा उदाहरण समझते हो उसके बाद आप इसको पढ़ें तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, क्या बात कही जा रही है, यहां देखिए। पहला जो सेंटेंस है, पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। चौकन्ना मतलब चार कान, चौकन्ना मतलब चार कान। चार कान का होना मतलब दो कान में सुनने की जितनी क्षमता थी, चार कान में उससे ज्यादा क्षमता होगी, अर्थात वो ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। तो चौकन्ना होने का मतलब क्या हो रहा है, चार कान हो जाना ऐसा नहीं है, जैसे पुलिस को देखा इधर और दो कान और, ऐसा नहीं। वो भाव जो है अर्थ का, शब्द का अर्थ या भाव क्या है, क्या हो गया, वो चौकन्ना हो गया। अर्थात हम उसको किस आधार पे मानेंगे, क्या लक्षण बता रहा है वो, सावधान हो जाना। तो जब कोई बात ऐसी आ जाए जिसको आप लोग क्या करते हो, उसके कुछ अन्य अर्थ, जैसे जितने मुहावरे होते हैं वो लक्षणा होते हैं। ठीक है, मुहावरा किसको कहते हैं, जिसका विशेष अर्थ निकलता है ना, उसके को मुहावरा कहते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? चलिए, राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया है। आप देखिए सेंटेंस है, अब आप इसको अभिधा शब्द शक्ति के हिसाब से लेंगे तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो ऊंट बन गया हो, ये भाव आएगा। लेकिन ऊंट होना क्या है, अभी बताना। लक्षणा शब्द शक्ति मुहावरे जितने होते हैं वो अधिकांश मुहावरे लक्षणा के होते हैं, क्योंकि मुहावरे का परिभाषा क्या होता है, मुहावरे की परिभाषा बताएंगे, लोकोक्ति मुहावरा भी आप लोगों को पढ़ना ही है। मुहावरे की परिभाषा क्या होती है, जिसका विशेष अर्थ निकले। जो सेंटेंस आता है और वो सेंटेंस जैसे ऑप्शन में आते हैं वो कभी उत्तर नहीं होते हैं, है ना। अंधे की लकड़ी होना, तो जहां भी अंधा और लकड़ी होगा वो ऑप्शन नहीं होते, कभी नहीं होगा उत्तर वो। अभी बताऊंगा मुहावरे लोकोक्ति पढ़ाते समय कि आपको उत्तर कैसे पहचानना होगा। तो अंधे की लकड़ी होना मतलब सहारा बनना होता है, तो लकड़ी का लक्षण सहारे से, समझ रहे हो। अब लक्षणा शब्द शक्ति में यही बात आएगी। तो राजेश का पुत्र ऊंट हो जाएगा ये बात नहीं है। ऊंट की विशेषता क्या है, ऊंट का लक्षण क्या है कि वो क्या होता है, लंबा होता है। ऊंट का अर्थ होता है किसी चीज को बताना हो तो हम लोग क्या दृष्टांत शब्द सुने हो, दृष्टांत देना, उसके माध्यम से दूसरे को बताना। तो अब ये अर्थ रूढ़ी के आधार पर उपयोग किया जाता है, तो इसको हम लोग रूढ़ा लक्षणा भी कहते हैं या रूढ़ लक्षणा भी कहते हैं, इसके भी प्रकार है। क्लियर हो रहा है क्या? लक्षणा क्लियर है ना? नहीं, इसको आप लोगों के केवल अभिधा लक्षणा व्यंजना को समझना है। अभी प्रकारों पे बहुत कम प्रश्न है, कि इतने ही आप लोग बना लेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। कुछ उदाहरण देखिए। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या है, क्या लाला लाजपत राय शेर है क्या? शेर एक प्रकार का क्या है लक्षण, शेर का गुण क्या होता है, ताकतवर या साहसी होना। तो पंजाब में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति जो है राजनीतिक में कौन होंगे, लाला लाजपत राय। सारा घर मेला देखने गया है, तो घर मेला देखने जाता है क्या, लोग जाते हैं।
तो ये शब्दों में ऐसी ताकत है जिसका अर्थ आप निकालते हो और सही अर्थ निकालते हो। यहाँ सारा घर का मतलब क्या हो गया? घर के सभी लोग, सारा घर। नरेश तो गधा है, तो गधा होना मतलब पढ़ाई के मामले में हो सकता है, हम लोग बोलते हैं कि बहुत गधा है, तो गधे का होना मतलब जानवर होना नहीं है, उसकी प्रकृति हो सकता है। रूढ़ शब्द एक शब्द आया है ना, बार बार बोल रहा हूँ, रूढ़ का मतलब होता है किसी को कोई मान लेना कि ये वही है, ये रूढ़ शब्द कहलाता है। वह हवा से बातें कर रहा था। मैं अभी बार बार ये बता रहा हूँ कि मुहावरे आएंगे तो आप लोगों को ध्यान कहाँ जाना चाहिए? लक्षणा में जाना चाहिए। वो हवा से बात कर रहा था, तो आप हवा से बात कर सकते हो। हवा से बात करना मुहावरा है, बताएंगे उसका अर्थ? हवा से बात करना है, बड़ी बड़ी बात करना कि बुद्धिमानी वाली बात करना? हाँ, एकदम सही बता रहे हो कि नहीं, आप लोग देखेंगे भाई। सैनिकों ने कमर कस लिया, अर्थात कमर कसना मतलब तैयार होना युद्ध के लिए। आप समझ रहे हो क्या? अभिधा में सिंपल जो बातें लिखी जाती है वही बातें समझी जाती है, उसका वही अर्थ लगाया जाता है। लक्षणा में उसके कुछ लक्षण आ जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जिसके कोई अन्य अर्थ निकलेंगे। क्लियर हो रहा है? तो यही शब्द क्या कहलाएंगे? लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगा। अब आते हैं कौन सी शब्द शक्ति पे? व्यंजना शब्द शक्ति। इसको भी ध्यान से समझना होगा। जब किसी शब्द का अर्थ ना अभिधा से प्रकट होता है, ना ही लक्षणा से प्रकट होता है, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होता है। व्यंजना का अर्थ है किसी चीज को डेवलप करना या शब्दों को डेवलप करना, किसी बात को स्पष्ट रूप से बताना, या कोई ऐसा रहस्य है उसको हम लोग बताते हैं। किसी शब्द का वह छुपा हुआ भाग जो अन्य अर्थ ज्ञात करना ही, जो बात कही जा रही होगी उसका आप वो अर्थ नहीं लगाएंगे, पूरा का पूरा नया अर्थ लगाएंगे, ये व्यंजना है। ठीक, बताएंगे एग्जाम्पल उधर से। व्यंजना का एग्जाम्पल बताना है। आप लोग पढ़े भी होंगे व्यंजना शब्द शक्ति को। हाँ, जैसे कोई ऐसा बात होता है जिसको एक व्यक्ति किसी परिप्रेक्ष्य से अलग अलग अर्थ लगा सकता है। जैसे कि मान के चलो अभी खेती किसानी का समय है, मान बोला जाता है कि 10 बज गए हैं। ठीक, 10 बज गया तो बच्चों के लिए बोला गया है 10 बज गए, अभी तक यही है। तो बच्चों के लिए क्या होगा? 10 बजना, स्कूल जाने के लिए 10 बजता है, तो 10 बज गए हैं वो एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा शब्द है उसके लिए कि वो उसका क्या अर्थ लगाएगा? बच्चा स्कूल जाने के लिए। इनको बोल दिया जाएगा 10 बज गए हो और घूम रहे हो, तो ऑफिस के लिए समय लगाएंगे। नौकरी पेशा के लिए 10 बजना क्या होगा? ड्यूटी जाने के लिए। खेती किसानी वालों के लिए 10 बजना क्या हो जाएगा? आने का नहीं, जाने का। खेत में काम करने के लिए 10 बजे ही निकलते हैं आज के समय में, है ना? पहले के समय में 8 बजे चले जाते थे, अब तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम में जाते हैं। तो बात क्या है? एक शब्द है, उसके क्या लिखा है? बल्कि कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ये लिखा हुआ है इस कथन में, संदर्भ में देखिए, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। तो क्या होगा? कभी कभी जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है वो अपनी कल्पना शक्ति से कोई कुछ भी अर्थ निकाल सकता है ना? इस प्रकार की व्यंजना शब्द शक्ति अलग अलग आयामों में, मतलब अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों के अलग अलग काम हो सकते हैं। जैसे बोल दिया गया संध्या हो गई, शाम हो गया है, तो शाम हो गया है, ये एक क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। इसका आप अलग अलग कल्पना के हिसाब से, अलग अलग कार्य के हिसाब से आप अलग अलग अर्थ निकालोगे। आप लोग का संध्या हो गई से आप लोगों का क्या आशय हो सकता है? क्लास का टाइम हो गया है, अब जाना है, ये हो सकता है। पूजा पाठ करना है। तो गृहिणी लोग शाम को क्या करते हैं?
ड्यूटी वाले घर लौटना, चरवाहों के लिए भी शाम हो गया मतलब पशुओं को घर लेके आना, पुजारी के लिए या घर में महिलाएं हैं अधिकतर संध्या कालीन क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सेंटेंस एक है, संध्या हो गई है ना। अब पीने वालों के लिए संध्या हो गई है तो है ना, बोला जैसे शाम हो गए। तो जैसे जैसे लोग होंगे अर्थात जिनकी जिनकी जैसे लोग होंगे वैसे वैसे उनकी क्या होगी, कल्पना शक्ति होगी और उसका कोई ना कोई अर्थ क्या करेंगे, गढ़ लेंगे और आवश्यकता के हिसाब से उनका अर्थ निकालते हैं। तो यही है आपका व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा में सिंपल सेंटेंस होगा, लक्षणा में मुहावरे जैसे आपको हिंट मिलेंगे, उससे आप उस शब्दों की पहचान करते हो, और व्यंजना में आपको सेंटेंस से कोई अन्य अर्थ निकलता हो जिसको अलग अलग लोग अलग अलग अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, बोल सकते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल होगा, अब नहीं है। तीनों शब्द शक्ति क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। एग्जाम्पल जो मिलेगा उसको समझेंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक सेंटेंस लिख रहा हूं। पहला, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। कौन सा शब्द शक्ति है बताएंगे? क्या हो गया? अभिधा। बात जो है वही है ना। अब यहां लिखता हूं युगल नरेंद्र मोदी है। ये क्या हो गया? लक्षणा, क्योंकि इनके लक्षण जो है इनके जैसे हैं, है ना, क्लियर है। और तीसरा है, तीसरा सबसे सिंपल था जिसको कई अर्थ आप लोग लगा सकते हो। कोई ऐसा अर्थ होगा जो अलग अलग आयामों में लोगों के द्वारा अलग अलग कल्पना या अर्थ लगाया जाएगा। चलिए, अब ये जो है खुद में पढ़ने वाला चीज होता है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा आप लोगों को कर देता हूं ताकि आप लोग इससे जुड़ सके। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं या वाक्य होंगे जिसको एक शब्द में बताया जाता है। आप लोगों को लगातार एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का डेफिनेशन क्या है? कोई ऐसा सार्थक एक शब्द मिलेगा जो किसी पूरे वाक्य के लिए या फिर वाक्य के कुछ हिस्सों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द आपके लिए क्या कहलाएंगे? अनेक शब्द के लिए एक शब्द। क्लियर हो गया? कोई ऐसा लंबा सेंटेंस होगा, चलिए जैसे कि जो जीने की इच्छा रखता हो, ऐसा आता है ना, जो जीने की इच्छा रखता हो उसको क्या कहते हैं? सुने हैं? जो जीने की इच्छा रखता हो क्या होगा? मतलब पढ़ाना ही पड़ेगा आप लोगों को ये सेंटेंस। चलिए देखते हैं मोदी कहां से आ गया फिर। जीजा, जीजी वीसा बोलते हैं क्या? ये पुस्तक का है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीजें आपको दिख रही होंगी, समझ में आ रहा होगा, उसको देखते हैं। बहुत सारे हैं, अ से लेकर ज्ञ तक। ऐसे आपके पास ऐसा बुक तो होगा, उस बुक में आप क्या करेंगे, जो चीजें आपको पता होंगे उसको कुछ नहीं करना है। जो आप लोगों को डाउट हो या याद करना होगा, उस पुस्तक के बगल में ऐसे स्टार लगाते जाएंगे ताकि आप जब रिवीजन करें तो जो पता है उसको पढ़ना। बहुत सारे होते हैं, 8-10 पेज के होते हैं ये। अनुचित बात करने के लिए आग्रह क्या कहलाता है? दुराग्रह। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, आकाश को चूमने वाला, और यहाँ पर गगन आता तो गगन। अपने देश से दूसरे देश सामान ले जाना क्या कहलाता है? और सामान आना क्या कहलाता है? आयात।
अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला। मैं आत्मघाती सुने हो? नुकसान पहुंचाने वाला, हत्या होगा नहीं होगा वो स्पष्ट नहीं, अपने आप को घायल करने वाला होता है, ठीक है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र, आज्ञा का पालन करने वाला, ये इसमें अभी तक आपको कोई परेशानी नहीं है ना। अत्यंत सुंदर स्त्री, रूपसी, आकाश में उड़ने वाला, नभचर। जो आप लोगों को लगेगा नया है जो लिखना चाहिए उसको लिखेंगे। आशा से अधिक, आशातीत, आगे होने वाला, भावी, आंखों के सामने, आंखों से परे, परोक्ष या अप्रत्यक्ष, परिवार के साथ, सपरिवार। हाँ, लिख भी सकते हैं, सह का मतलब साथ ही होता है। आलोचना के योग्य, आया हुआ, इसको लिखेंगे आगत। अपने बल पर निर्भर रहने वाला, क्या होगा? खुद के बल पर अचानक हो जाने वाला, आकस्मिक। आदि से अंत तक, इसको लिखेंगे आदि से अंत तक, अधोपांत। आगे की सोचने वाला, अग्रसोची। आवश्यकता से अधिक वर्षा, आवश्यकता से कम वर्षा। यही तो जो दिख रहा है तो बोलते जा रहे हो, अब नया पूछा जाता है तो फिर कुछ भी। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि हो गई, लेकिन हमको आवश्यकता से कम वर्षा हुई तो अल्पवृष्टि या अनावृष्टि, ठीक है। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। क्या? आढ़त, अड़हतिया, अड़हतिया मंडहतिया सुने हैं? शेयर मार्केट, शेयर मार्केट वाले, जो शेयर को क्या करता है, आगे ले जाता है। हाँ, मड़हतिया क्या करेगा? शेयर को खरीद बिक्री करने वाला। हाँ, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। आत्मा व परमात्मा का द्वैत अलग अलग होना न मानने वाला है? ठीक तो है। आत्मा और परमात्मा का द्वैत अलग अलग ना होना मानने वाला अद्वैतवादी। द्वैत का मतलब दो है ऐसा मानता है तो द्वैतवादी हो गया। अद्वैतवादी, अद्वैतवाद के जनक या प्रणेता या समर्थक कौन है? कौन है? आदि शंकराचार्य। द्वैतवाद के, द्वैतवाद माधवाचार्य सुने हैं? हाँ बोलते हो, सुने नहीं होंगे। चलिए, ये तो आप लोग पढ़ेंगे क्या? क्या बताऊं आप, सुनो, जल्दी जल्दी देखेंगे।
इसमें कुछ नया नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, जैसे ये वाला देखेंगे, अपने कर्तव्य का निर्माण ना कर सकने वाला, अपने कर्तव्य का निर्णय, अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला। पढ़ पा रहे हैं क्या? किम कर्तव्य विमूढ़, हिंदी शब्द है भैया। अन्न को पचाने वाली जठर पेट की अग्नि। देखिए, ये अग्नि के मामले में 3-4 अग्नि पूछा जाता है ना। पेट में लगने वाली आग क्या कहलाता है? जठराग्नि। जंगल में लगने वाली आग, दावानल, सुने हैं? चलिए, अब यहां से लाइन से समझेंगे, ये अब काम का है। यहां से, ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक भी आता है और ईश्वरवादी भी आ सकता है, और ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला अनीश्वरवाद। वेदों में विश्वास रखने वाला आस्तिक और वेदों में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। मूल रूप से दर्शन का जो मूल एग्जाम्पल है उसको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो वेदों में विश्वास करते थे लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, या ईश्वर में विश्वास करते थे, वेदों में विश्वास नहीं करते थे। इस कारण से इसको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग आस्तिक नास्तिक को ही लेते हैं। इतिहास का ज्ञाता, इतिहासकार बोलोगे, वही पता था आप लोगों को। इतिहास का ज्ञाता कहलाता है ऐतिहासज्ञ या अतिहासज्ञ। इंद्रियों को जीतने वाला, जहां भी जीतने वाली बात आएगी जितेंद्रिय लगाएंगे। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय। ये आप लोगों को ऐसे शब्द ही आएंगे जो आप लोगों को अपवाद जैसे लगेगा या बहुत कठिन होते हैं, सिंपल सिंपल नहीं आएगा। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, फिर रिपीट हो गया। इंद्रजाल करने वाला, इस लोक से संबंध रखने वाला, इसी लोक से संबंध रखने वाला। हाँ, लौकिक भी बोल सकते हैं या इहलौकिक। और इस लोक से संबंध ना रखने वाला, वो किसी भी लोक से संबंध नहीं रखने वाला हो सकता है, या पारलौकिक भी बोलते हैं। ये भी कभी कभी आप लोगों को देखा होगा, ऊपर कहा गया है तो क्या होता है? उपर्युक्त, और ऊपर लिखा गया है तो ऊपर लिखित। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर आने वाला श्वास उच्च श्वास। कम बोलने वाला को क्या बोलते हैं? वाचाल। हाँ, कम बोलने वाला क्या कहलाएगा? सकता भी नहीं जल्दी से। एक ही समय में समसामयिक, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना, अनुवाद। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त होगा, आमरण अनशन। ठीक है, हो रहा है अभी। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाता है। नहीं, वही तो ग्रहण अधिकतर क्या होता है? जो ग्रहण होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। जब पूर्ण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खग्रास।
ऐसा राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला एक राजनीतिक दल से क्या कहलाएगा? दल बदलू कहलाता है। एक ही जाति का सजातीय। ये सब सिंपल चीजें हैं जो काम का है। इधर देखिए बहुत सारे हैं, 1000 है। ये आया हुआ है, ध्यान देंगे, ये लिख लेंगे। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा, ना कि अंतर कथा। आप लोगों ने अंतः और अंतर में अंतर समझे हैं? अंतः मतलब होता है उसके अंदर, क्रम के अनुसार यथाक्रम, कार्य करने वाला कार्यकर्ता, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, कल्पना से परे हो। जहां पर भी परे हो तो तीत शब्द लगाते हैं, है ना? कल्पना अतीत। कम बोलने वाला, परिकल्पना। कैसे परिकल्पना से कल्पना की? हाँ, कल्पना की जैसे मैं बोल रहा हूं परिकल्पना है, तो क्या होगा? कल्पना का ही तो हिस्सा है ये। कल्पना से परे हो कल्पनातीत, और परिकल्पना कल्पना के अधीन। एक होता है उपकल्पना भी आता है, ठीक है, वो अलग है, उपकल्पना अलग है। परिकल्पना, उपकल्पना, उपकल्पना भी इसको भी पूछा जाया है, अच्छा प्रश्न किया हो इसमें। कल्पना से अलग हो गया तो कल्पनातीत। परिकल्पना करना उसको सोचना समझना। उपकल्पना मतलब कोई घटना आप कार्य करने वाले हैं उससे पहले ही दिमाग में उसके पूरा रूपरेखा बना लेना, उपकल्पना। हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, रिसर्च में इसको पूछा जाता है उपकल्पना क्या है, ठीक है। कम बोलने वाला क्या हो गया? कम खर्चा करने वाला, ज्यादा खर्चे करने वाला, यही या खर्चीला हो गया। क्या आगे पढ़ेंगे आप लोग इसको कैसे बोल? चलिए, एक है गुरु के समीप बैठने वाला भी आया है, जो आप लोगों को लगता होगा थोड़ा सा अलग है, उसको बताता हूँ। गुरु के समीप बैठने वाला क्या कहलाएगा? अंतेवासी, है ना? तो अंते तंते बैठना इसका मतलब नहीं है, गुरु के पास बैठना है, अंतेवासी। गुण दोषों का क्या करता है? विवेचन करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक। और आलोचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंटेटर, ठीक है, कमेंट्स करने वाला। और कमेंट्स हमेशा गुण और दोषों में, बहुत सारे खेलों में क्या किया जाता है? कमेंटेटर रखा जाता है, आलोचक रखा जाता है। उनका काम ये रहता है कि उनके कमी गुण दोष को क्या करना? बताना। गणित का जानकार, गंगा का पुत्र गांगेय, गोद लिए हुआ पुत्र दत्तक पुत्र, गांव का रहने वाला ग्रामीण, शहर का रहने वाला, नगर का रहने वाला नागरिक। नागरिक, बोले समस्त नागरिक, तो नगर में रहने वाले को ही नागरिक कहा जाता था, और गांव में रहने वाले को ग्रामीण, या फिर देहात के हिसाब से क्या बोला जाता है? देहात में रहने वाला, हाँ क्या होगा? तो देहाती कहलाएगा। और देहाती को आप किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? देहाती को हम लोग नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, जबकि उसका अर्थ है देहात में रहने वाला, अर्थात गांव में रहने वाला। देहात वर्ड है, हिंदी वर्ड है। घिरा हुआ पतित, ये भी आपके काम का नहीं है। आप लोगों को पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, इसमें कुछ बातें ही हैं, क्योंकि जितने सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे मरने की इच्छा रखने वाले बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे, अनेक शब्दों में एक शब्द इच्छा रखने वाले में। जीने की इच्छा रखने वाला, मरने की
मरने की इच्छा रखने वाला, नहीं, मुमुक्षा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे इच्छा रखने वाले होंगे, जीत वाले होंगे। जहां जाना कठिन है उसके लिए क्या होगा? अभी तो बगल में रेड रेड को पढ़ पढ़ के बता रहे थे आप। जहां जाना कठिन है और जहां जाना संभव नहीं, जहां जाना कठिन हो दुर्गम, ठीक है, और जहां जाना संभव नहीं दुसाध्य, दुसाध्य। बुरी गति का दुर्गति, अच्छी गति सदगति, ठीक। अनेक शब्दों में एक शब्द ये छूट जाता शब्द भेद, और ये इस कारण से इनको चर्चा कर लिया हूं। कल है कुछ ऐसे वचन और लिंग, हिंदी में बहुत सारे वचन बनाने के और स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने के नियम हैं, उसको पढ़ेंगे। बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो आप लोगों को पहचानना कठिन होगा, ठीक है। जैसे गुरुवार कौन सा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? गुरुवार। और बैसाख, सावन, उसके रूल्स हैं। जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ऐसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही शब्द आएंगे जो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि वो किस में रखा जाए, है ना। जैसे खाने पीने की चीजें होती हैं, केला, संतरा, दही, बताओ आप लोग। वो ऐसा रूल्स कुछ में लागू होता है जिसमें आ की मात्रा हो, जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो, वो स्त्रीलिंग होता है। ये कुछ नियम है, और उसके जो अपवाद होते हैं, जैसे नदी है, जिसमें बड़ी की मात्रा होती है वो स्त्रीलिंग होता है, नदी स्त्रीलिंग है। ऐसे वहां पे दही आ जाता है, फिर तो वो अपवाद हो जाता है, वो पुल्लिंग हो जाता है। तो आप जब भी ऐसा मिलेगा सेंटेंस बना के देखेंगे, तब आपका काम बनेगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं साइंस, उसके बाद वाक्य। 2-3 दिन बस है आपका, जो है कंप्लीट हो जाएगा हिंदी ग्रामर। कल हम किस पर चर्चा कर रहे थे? जलीय जीव, स्थलीय जीव। आप लोग इसके बारे में और अलग से पढ़ते हो कि नहीं, बता देंगे? पुस्तक ही नहीं है बोलते हैं आप लोग तो। हम बात करेंगे अब, ये 4 चीजों पे बात करेंगे और इसके एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। शाक, झाड़ी, वृक्ष और आरोही, ये है सिलेबस में। शाक, झाड़ी, वृक्ष और आरोही। इसके बाद हम थोड़ा सा फिर सेल के बारे में बात करेंगे। पौधों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और हम जो चीजें साइंस में पढ़ रहे हैं वो बेसिक साइंस ही पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोगों को अलग अलग चीजें फिर पढ़नी होगी। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जितने वनस्पतियां हैं, सीधी बात है। वनस्पतियों के कितने प्रकार होते हैं? तो वनस्पतियों को 4 भागों में बांट के रखा जाता है, ठीक। वनस्पति जैसे उसमें पढ़ते हैं वृक्ष के बारे में, तो वनस्पति, हमारे देश में वनस्पति जो पढ़ी जाती है, छोटे से घास से लेकर के विशालकाय वृक्ष तक पढ़ा जाता है। वो सब किस में आता है? वनस्पति। या हम लोग सीधा सीधा सबको पेड़ बोल देते हैं, पौधे बोल देते हैं। तो उनको कैसे बांटा गया है, सबसे पहले चर्चा करेंगे किसमें? शाक किसको कहते हैं। दूसरा चर्चा होगा शर्ब किसको कहते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्रीस, और होगा क्लाइंबर्स।
या फिर हम लोग आरोही बोलते हैं। चित्र से थोड़ा स्पष्ट हो रहा होगा। वनस्पतियों के 4 वर्गीकरण हैं, इससे और वर्गीकरण नहीं हो सकता। तो ऐसा वर्गीकरण जो किस प्रजाति के होते हैं, शाक प्रजाति के होते हैं, उस पर हम बात करते हैं क्या होता है। तो पहले देख लीजिए, जितने भी वनस्पति होते हैं, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, बॉटनी। बॉटनी के जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक अरस्तु है। पौधों का वर्गीकरण उसके किस प्रकार से किया गया है कि हर पौधे का जो रहने का तरीका है, अनुकूलन का तरीका है, प्रजनन का तरीका है, बीजों का जो आधार है, वो एक जैसे नहीं है, है ना। उनकी ऊंचाई, उनका जीवन काल, उनमें वृद्धि का तरीका सभी क्या है, अलग अलग होते हैं। तो इसी आधार पर हम उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। पहला कौन सा है, शाक, दूसरा है झाड़ी, तीसरा जो है वृक्ष, और चौथा है आरोही। शाक, झाड़ी, वृक्ष और आरोही। अब देखिए एक एक करके। शाक किसको कहेंगे, कभी कभी आप लोग साग भाजी सुने हैं तो शाक बोल दिया जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसकी एक ऐसी विशेषता होती है जो सभी जो इस प्रजाति के वनस्पतियां हैं सेम गुण और सेम विशेषताएं रखते हैं। तो साग वे छोटे पौधे होते हैं जिनका जो तना होगा वो क्या होता है, जितने भी होंगे कोमल तने वाले होंगे, हाइट जो होगा वो बहुत कम होगा, रंग कैसा होगा, रस युक्त होता है, और बिल्कुल भी काष्ठीय नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। काष्ठी का मतलब होगा ठोस तना वाला नहीं होता है। जैसे आम का जो पेड़ का तना है जो बहुत मोटा होता है, ठोस होता है। और लाइफ इनका होगा, जीवन काल 1, 2 या कुछ वर्षों तक हो सकता है सामान्यतः, कुछ तो बहुत कम होंगे, मैक्सिमम है। तो क्या विशेषता है, प्रमुख विशेषताएं, तना कोमल और हरित होगा, सबसे पहली विशेषता। हाइट कितनी होंगी, 30 से 150 सेंटीमीटर तक। तीसरा पॉइंट बताएंगे, ये जब हम शाक की बात करते हैं तो इसका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ समझते हैं किसी भी वनस्पति का, एक बार कट गया तो वो दोबारा, नीम के पेड़ को आधा काट दिया जाता है तो बाद में फिर से, ठीक। जल की मात्रा इसमें अधिक रहती है, तेजी से बढ़ती है। अधिकांश पौधे 1 वर्ष के लिए होते हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिए हमारे यहाँ पर जितने भी सब्जी प्रजाति के हैं, जिसमें पालक हो गया, धनिया हो गया, गेहूं हो गया, धान, सरसों, टमाटर, तुलसी, या जितने भी साग या सब्जी हैं, सभी साग सब्जी नहीं, जो एग्जाम्पल दिया गया है उसी पर ज्यादा फोकस करना है। अब आप लोग बोलेंगे सेम, तो सेम अलग हो जाएगा, सेम ही तो है ना। विशेषता क्या हो रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इनका जो तना होगा मुलायम होगा। एक बार धान कटने के बाद आधा इसको काट दिया जाए और अगले साल फिर आप लोग पहुंचते हैं तो धान का फसल आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। आप पत्ते को तोड़ के ले जाते हो तो फिर आ जाएगा, लेकिन तना को काट के ले जाएंगे तो बहुत कम संभावना है कि फिर से वो पालक आए, ठीक। तो इसको इस श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसका कोई अलग से पेड़ नहीं बनता, तो साग प्रजाति के इसमें शामिल होता है। दूसरा जो होता है क्या है, शर्ब या झाड़ी। झाड़ी किसको कहेंगे, बहुत सारे ऐसे आप लोगों को वनस्पतियां दिखेंगी जो मध्यम आकार के होते हैं, कुछ 1-2 साल वाले भी हो सकते हैं। इनका जो भूमि के समीप अनेक काष्ठीय शाखाएं निकलती हैं। एग्जाम्पल देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे फूल के पौधे, क्या है इसकी विशेषता है, जैसे गुलाब है, गुड़हल, गुड़हल किसको बोलते हैं, हाँ। फिर है करौंदा, मेहंदी, बोगनवेलिया, बोगनवेलिया कागज फूल, सुने सुने क्या, देखे होंगे। लेंटाना, ये भी देखेंगे। इसको क्या कहा जाता है, ये खरपतवार के रूप में बहुत जाना जाता है। इसका एक बीज निकलता है छोटा छोटा हरा, और जैसे ही काला होता है मीठा लगता है, क्या बोलते हैं, मोकैया, मोकैया,
ठीक है, स्थानीय भाषा में कई नाम हैं। क्या है इसकी विशेषता? लगभग ऊंचाई इसका 1 से 5 मीटर, तना कठोर होगा। कठोर तना के साथ साथ ये कभी कटीले भी हो सकते हैं, है ना, और साथ ही काष्ठीय, अर्थात काष्ठी का मतलब होगा आसानी से ये नहीं टूटेगा या नहीं हवा में ये गिरेगा। कोमल होते नहीं है, कठोर होते हैं। मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है। अब मुख्य तना का मतलब है कि इतने सारे क्या हो जाते हैं, जमीन से ही बहुत सारे इसके तने निकल जाते हैं कि कौन सा मेन है ये पता नहीं चल पाता, इसलिए तो झाड़ी कहलाता है, शर्व कहलाता है। जीवन काल उनकी तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, करौंदा, मेहंदी, बोगनवेलिया और लेंटाना कुछ उदाहरण हैं, और आप इसमें और जोड़ सकते हो। बताएंगे, आंवला है क्या? नींबू है, झाड़ी, और कौन सा है झाड़ी? और चलिए अब वृक्ष देखते हैं, जो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई भी पेड़ जो है, अधिकतर इसकी ऊंचाई 5 मीटर की होती है। बड़े बड़े तना होंगे, उनकी शाखाएं होंगी, पत्ते होंगे, उसमें कई बार फल भी लग सकते हैं। इसमें एक बार इसको काट कर दिया जाए तो सेकेंडरी ग्रोथ इसका होता है, द्वितीयक वृद्धि होता है। होगा, हाँ। आप लोग देखे होंगे ना कि तने को एक जगह से दूसरे जगह निकाल के भी ले जाते हैं तो ग्रोथ करता है वो, है ना। शाख का सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। और आपके लिए एक प्रश्न है, ऐसा कौन सा वृक्ष है, किस प्रजाति का वृक्ष है जिसका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है? जड़ें भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं, गहरी और विकसित जड़। कभी कभी कुछ जगह में देखा था कि जितना पेड़ की ऊंचाई है उतने गहरे, उतने ही बराबर में क्या होते हैं, उसकी जड़ें होती हैं। तो कौन सा पेड़ है जिसका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, बताएंगे? बरगद। कितने साल आप लोगों ने किसी बरगद को पूरा जीवन काल तक देखा होगा? आप चले जाएंगे लेकिन बरगद का पेड़ रहेगा, है ना। बहुत लंबा जीवन काल इसका होता है। तो बरगद, पीपल, आम, नीम, सागौन, साल, देवदार, ऐसे वनस्पतियां। आप लोगों को इस पे और क्या पढ़ना है, इधर सुन लीजिए। इन सब का वैज्ञानिक नाम भी, वैज्ञानिक नाम नहीं बोलते, बॉटनिकल नेम बोला जाता है। बॉटनी है तो इनका बॉटनिकल नेम पढ़ना पड़ेगा। पीपल का क्या है, बरगद का क्या है, आम का, नीम का, सैगोन का, साल। उस दिन बताया गया था सैगोन का या साल का। छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो साल का पढ़ा जाता है, साल का वनस्पतिक नाम। आम का सोया रोबस्टा, ठीक है। आम का क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका है क्या। पीपल का पढ़ते जाएंगे आप लोग कुछ। ये केवल एक ऐसी जानकारी है जो अलग अलग प्रजाति में बांट रहा हूं, लेकिन प्रश्न हो सकते हैं। अब जड़ों के हिसाब से इसका वर्गीकरण है। जड़ के प्रकार से एक होता है मूसलाधारी या मूसला जड़, और एक होता है रेशेदार, उसके हिसाब से वनस्पति का वर्गीकरण है। उसके बाद होता है कुछ ऐसे वनस्पतियां होती हैं जो मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, जलोद्भिद, जो जल में ही बिना मिट्टी के
बिना मिट्टी के किसी वनस्पति को उगाने की खेती को क्या कहते हैं? यही सब ये इसमें प्रश्न आते हैं। हाइड्रोपोनिक सुने हैं? अब कितनी सारी चीजें हैं, तो आप लोग केवल लंबी आयु तो फिर आम खा रहे हैं, बरगद के नीचे छांव होता है, यहाँ तक सीमित मत रहिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जो आप लोगों को सीधे सीधे साइंस से ही जोड़ के पूछा जाएगा। आरोही का मतलब क्या होगा? बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो किसी अन्य के सहारे अपना जीवन जीते हैं। जैसे बिना सहारे किए अपना वृद्धि और विकास नहीं कर सकते, लेकिन सहारा मिल गया तो उनकी तीव्र वृद्धि होती है। लंबा तना होगा लेकिन कमजोर होता है। ठीक, जैसे सेम का जो है, जितने भी सेम हो गया, लौकी हो गया, ये सब क्या है? किसी दूसरे के सहारे क्या किया जाता है? उनको बढ़ाया जाता है। अगर सहारा ना मिले तो उनका अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। रीजन ये है कि प्रकाश प्राप्त करने के लिए ही वो क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। कौन कौन से आते हैं बताएंगे इसमें? अमरबेल, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे हैं आरोहण के प्रकार होते हैं जो कैसे होते हैं, इसको देखिए। कुछ ऐसे आरोही होते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं बेल बोल सकते हैं, क्या नार बोलते हैं, सीधी बात, ठीक है। जो क्या करता है? किसी अन्य तने के सहारे अपना जीवन यापन पूरा करता है। एक अगर पोल है या एक खंबा है तो ऐसे ही ऊपर ही चढ़ता जाएगा। जिसमें विशेष रूप से तना का सहारा लेता है तो हम लोग बोलते हैं तना आरोही। कौन सा फसल हो गया? किसको बोलते हैं? अपराजिता। फूल है ना, ये नीला फूलता है। टेंड्रिंग या फिर कुंडल आरोही का मतलब होगा जब हम लोग किसी ऐसे जैसे अंगूर हो गया, मटर हो गया, लौकी हो गया, जिनको ज्यादा ऊंचाई या खंभे की आवश्यकता नहीं होती है, कुंडल आकार से भी हम लोग स्पाइरल करके क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। अंगूर का ये पूरे तने के प्रकार हैं जो आरोही होंगे। आरोही का मतलब ही होता है नार वाले पौधे, यही समझ जाइए, जो किसी न किसी अन्य के सहारे। आजकल तो टमाटर को भी क्या किया जाता है? कुंडली के हिसाब से आप लोग देखे होंगे खेतों में। पहले टमाटर तो साथ में आ गया है, लेकिन टमाटर की फसलें जो लगाई जाती है ज्यादा पैदावार के लिए, उनको क्या लगाया जाता है? ऊंचा बनाया जाता है, ताकि वो रस्सी से बांधकर पोल में तारों के माध्यम से उनको सहारा दिया जाता है। तो वो जो बड़े प्रजाति के होते हैं, जिसमें बहुत सारे फल आप देख सकते हो, उसको कुंडली आरोही में भी फसलें ली जाती हैं, है ना। ये हो गया मूल आरोही। कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे से ही सहारा देने के बाद आप सीधा ऊपर चढ़ सकते हैं। आप लोग ये सुने, पान का पेड़ तो देखे ही होंगे। पत्ता जो होता है, पान का पेड़ जो पत्ता जो लगता है, सेम कैसा होता है? मनी प्लांट देखे हैं, लगाया जाता है। जड़ से ही सहारा दे दिया जाए तो अपना जगह बनाते बनाते वो चला जाता है। जहां स्थान मिलता है वहां पर वो चिपकते चिपकते उसका और ये होता है, जो पकड़ते पकड़ते आगे चला जाता है। गमला आप लोग लगाते होंगे, और गमले में बहुत सारे ऐसे तना वाले या आरोही लगाते हैं या शाख लगाते हैं, तो आप लोग देखेंगे सबका जो है बढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कांटा में क्या आएगा? बोगनवेलिया उसमें भी शामिल था। इसमें शर्ब में, झाड़ी में, जो कि झाड़ी में शामिल था, लेकिन उसको सहारा भी मिलना चाहिए। कांटों की सहायता से क्या करता है? चढ़ता है। हुक या स्पाइन क्लाइंबर जिसको कहते हैं, कांटा के सहारे चढ़ता जाता है। तो ये तो केवल वर्गीकरण है वनस्पतियों के, लेकिन प्रश्नों का जो नेचर है, बहुत सारे अलग अलग नेचर से प्रश्न आते हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में यही है तो हमको यही पढ़ना, लेकिन प्रश्न कुछ और पूछ दिया जाता है। भाई यहाँ से केवल जानकारी आप ले रहे हो, लेकिन प्रश्नों का तरीका कुछ भी हो सकता है वनस्पतियों में। जैसे झाड़ियों का अध्ययन, ये प्रश्न आता है, झाड़ी वाले वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? नहीं, झाड़ी की खेती कर, झाड़ियों का अध्ययन, हार्बेरी कल्चर किसको कहते हैं?
हार्वेरी कल्चर सुने हैं क्या? किसको कहते हैं? बहुत सारे कल्चर जो होते हैं उसको बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। पीसी कल्चर बताएंगे। अब इसमें ना हम आर्ट्स वाले हैं या ये वाले हैं, नहीं, ये जीएस का हिस्सा होता है और जनरल साइंस में आता है। हम स्पेशल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। क्योंकि पिछले बार सिलेबस ये था कि साइंस वाले भी देते थे, मैथ्स वाले भी देते थे, तो प्रश्न ऐसे आते थे जो कॉमन होंगे। पीसी कल्चर, वीटी कल्चर बताइए। वीटी कल्चर, ग्रेप्स की खेती करना, वीटी कल्चर नहीं बताओ कैसा है? अध्ययन को पढ़ेंगे। देखो सीधे सीधे चार ऐसे मिलेंगे आपको और सुमेलित करने वाला मिल गया तो आप परेशान हो सकते हैं। और ये बहुत आसानी से आप लोगों को अलग अलग मिलता है। अंगूर की खेती करना विटीकल्चर कहलाता है। नॉर्मल खेती करना क्या कहलाएगा? जैसे बागवानी की खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आप लोग साइंस वाले जो पीएटी देते होंगे तो जिसमें एग्रीकल्चर का सीट नहीं मिलता उनको कौन सा सीट मिलता है? उद्यानिकी का सीट मिलता है, हॉर्टिकल्चर का सीट, और 4 साल हॉर्टिकल्चर का अध्ययन करते हैं, बागवानी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक है। पिसीकल्चर मछली के लिए है, मत्स्य उत्पादन करना पिसीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन के लिए कहा जाता है। ठीक, तो दे दूंगा पीडीएफ। आप लोग इतने सारे सोर्स हैं, आप लोग उपयोग करें, है ना। दो चीज होता है, देखिए, एक खेती करने का कहा जाता है और एक किसी चीज का रिसर्च करना कहलाता है। दोनों का साइंस में अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, किसी का अध्ययन करना अलग अलग नाम से जाना जाता है और किसी की खेती करना को अलग अलग नाम से, खेती करना कल्चर के नाम से जाना जाता है। जितने चीजों की खेती करेंगे उसमें कल्चर जुड़ेगा। रेशम सेरीकल्चर होता है। ठीक है, रेशम उत्पादन करना सेरीकल्चर। तो 50 ठो ऐसे होंगे जो जितने खेती होंगे उसके कल्चर होंगे। झाड़ियों का अध्ययन, जो क्योंकि झाड़ी सेक्शन में है आपके, तो शायद उसको हार्वेरी कल्चर कहा जाता है झाड़ियों के अध्ययन को। अब एक इंसान इतने सारे चीजों को अलग अलग सब्जेक्ट चलता रहता है तो रिकॉल नहीं कर, मैं पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, पढ़ चुका हूँ मैं, भूतकाल हो चुका है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा एक नया टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल। बीच बीच में कुछ कंटेंट लिखते जाएंगे। थोड़ा देर बाद सेल को हमने थोड़ा सा उस टॉपिक पे देखने का प्रयास किया था, कौन से में, सजीवों के वर्गीकरण में। लेकिन आपको सेल के बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी। तो सेल होता क्या है इसके अंदर की कहानी, इसको थोड़ा सा समझेंगे। पहले भी आप लोग इस सेल के बारे में पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो शुरुआत से आप लोग पढ़ेंगे। सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है आपका, तब भी आपको सामान्य ढंग से समझना है। जब भी हम सेल की बात करेंगे, कोई भी इंसान सेल के बिना, इंसान बोले या फिर कोई जीव बोले, ठीक, हर जीव में सेल या कोशिका पाई जाती है। और किसी भी इंसान में अगर सेल नहीं है तो वो जीव नहीं है। ठीक है, वो निर्जीव है। क्योंकि हमने जब सजीवों का वर्गीकरण देखा तो जिसके अंदर सेल है या कोशिका है उसको जीव में रखा गया, और जिसके अंदर सेल नहीं है उसको हमने जीवों से अलग रखा। तो आखिर सेल क्या है? तो आप अपने आप में कल्पना कीजिए, आपका एक शरीर है, आप इंसान हो, शरीर है, और शरीर के अंदर शरीर के बहुत सारे अंग हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, त्वचा, अंग है। जो अंग है उस अंग किससे बना होगा?
तो अब हम और अंदर जाते हैं तो अंगों का जो सेटअप है वो किससे बना होगा, तो वो बनता है टिश्यू से। हर ऑर्गन टिश्यू से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊतक। ठीक, अब ऊतक किससे बनता है, तो वही होता है ऊतक बनने के लिए जो होता है एक सेल का एक सेट है। तो हम फिर से वापस जाते हैं, सेल किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई होती है और उस छोटी इकाई में हम उसको समझते हैं। जैसे हम इसको किस रूप में समझें, एक कोई इंसान है या एक कोई जीव है और इस जीव के बहुत सारे अंग हैं, ये अंग बना देता हूं, एक जीव कहलाया। जीव के बहुत सारे अंग हैं, मैं मुख्य रूप से 5 अंग बना दिया। ठीक, इस पांचों अंग को फिर से बांटा जाता है, इसमें एक अंग के अंदर बहुत सारे ऊतक हैं। ठीक, तो ये जो गोला है वो क्या कहलाया, अंग। अंग के अंदर क्या है, ऊतक। अब ये ऊतक जो है या टिश्यूज जो हैं बहुत सारे सेल से बना हुआ है। ठीक, तो सीधी बात है, सेल 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 जुड़ जुड़कर क्या बना, एक सेट बना जिसको हमने कहा ऊतक कहा, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। जब ऊतक ऊतक मिलकर के क्या बनता है, एक अंग बनता है। ये ऊतक हो गया, फिर इसका ये ऊतक हो गया, और हर ऊतक में अनगिनत सेल हैं। और सेल भी प्रकार के हिसाब से होते हैं, किसी में एक सेल होता है तो, या एक कोशिका होती है तो एक कोशीय जीव कहलाता है। जिसमें एक से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, वो बहुकोशीय जीव। अब देखिए, अब इस लाइन को समझिए, जो सेल या कोशिका होती है किसी भी जीव की, उसके जीवन की मूल इकाई या मौलिक इकाई होती है। इसके बिना कोई इंसान जीवित रह ही नहीं सकता। फाइनली क्या होता है, आप जो भोजन ले रहे हो, जो आपके शरीर में रक्त है, जो ऑक्सीजन ले रहे हो, वो सभी ऑक्सीजन रक्त कहाँ जाता है, यही सेल को पोषित करता है, इसी सेल में जाता है, यही सेल पोषित होता है। तो ऊतक मजबूत होते हैं, ऊतक मजबूत होंगे तो आपके अंग मजबूत होंगे, अंग मजबूत होंगे तो अंग तंत्र और आपका शरीर मजबूत होता है। तो अगर हम किसी जीव की कोशिका स्तर को तोड़ दे, जैसे मैंने इसको तोड़ा है ना, आप मूल इकाई तक पहुंचे, तो सबसे छोटा जो स्वतंत्र घटक जो हमारे शरीर में मिलेगा वो क्या होगा, एक सेल ही होता है, कोशिका ही होता है। साइज देखें, अब बोलेंगे कि हम अब शरीर के कोशिकाओं को देख सकते हैं क्या, तो इसका जो साइज या आकार भी होगा वो कैसा हो सकता है, बहुत ज्यादा छोटा हो सकता है किसी जीव में, या किसी जीव में बहुत बड़े साइज का कोशिका या सेल देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन ये है कि सेल क्या है, किसी भी जीव की, व्यक्ति नहीं बोलूंगा मैं, बार बार व्यक्ति बोलता हूं तो आप लोग जीव समझेंगे, इसमें इंसान के साथ साथ अन्य जीव जंतु भी आते हैं। सेल को जीवन की सबसे छोटी बुनियादी इकाई के रूप में हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, जो जीवन के सभी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। सभी प्रक्रिया मतलब सभी प्रक्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी होगा, आपका सेल ही उत्तरदायी होता है। तो अब चीजों को समझने के लिए संकाय की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जिस हिसाब से आप लोग इसको देख रहे समझ रहे हैं। अब ये होता क्या है, फिर क्या काम करेगा, जो कोशिका हो गई, सेल हो गई, वो ऐसा नहीं है कि फाइनल ये हो गया कि इतना छोटा छोटा है। जैसे इसकी तुलना किससे की जाती है, बार बार हर पढ़ाने वाला जो समझाने वाला होता है सेल को या किसी जीव को एक घर के हिसाब से तुलना करता है ना, मकान के हिसाब से तुलना करता है। एक घर को एक किसी जीव का पूरा शरीर माना जाता है, और उसके बाद जो दीवारें होती हैं उसको क्या माना जाता है, टिश्यूज मान लिया जाता है, ऊतक मान लिया जाता है। और उसमें जो ईंटें लगी होंगी, पक्की ईंटें जो लगी होंगी, हर एक ईंटा उसका क्या है, कोशिका माना जाता है। तो कोशिका जितने भी जीवित प्राणी हैं उसको बनाने के लिए, अर्थात संरचना करने के लिए, उनको चलाने के लिए, जीवित है तो मूवमेंट करेगा ही, कार्य करेगा, तो संरचनात्मक, कार्यात्मक और जिंदा रखने की या जैविक इकाई उसको मानी जाती है सेल को। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से खुद की प्रतिकृति बना सकती है, ये इसकी विशेषता होती है कि हर सेल समय हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपना कॉपी बनाता है, अपने आप को क्या कर लेता है, वो कॉपी करके एक
अगर वहां पे किसी शरीर के अंग में 5 सेल है तो 5 को क्या कर लेगा, वो 10 कर सकता है, 20 कर सकता है, 25 कर सकता है। एक दिन बताया था आप लोगों को कैंसर का जो कॉन्सेप्ट है, सुने थे सभी लोग तो थे उस समय। प्रतिलिपि बनाता है या प्रतिकृति बनाता है का मतलब वही है कि कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सेल को, अगर हमको 3 सेल का एक टिश्यू है तो सेलों की संख्या क्या होती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है, और लगातार सेलों की संख्या बढ़ गई तो अभी वही चर्चा किया गया था कि सेल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, सेलों की संख्या बढ़ गई, और आपके शरीर में जितना खून जा रहा है, जितने ऑक्सीजन जा रहा है, उतना का पोषण ये 3 सेल कर रहा था। अब 3 का 30 हो गया है, तो पोषण के लिए ज्यादा रक्त लगेगा, ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, जो आपका शरीर वहन नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, शरीर में कमजोरी आते जाएगा ना। यही सेल पूरा खींच ले रहा है आपके ब्लड को, आपके ऑक्सीजन को, आपके सभी जो कार्यात्मक इकाई है और जैविक इकाई के लिए आप उपयोग कर रहे हो, सबको ये ले लेगा। तो इसी कारण से कहा जाता है कि कैंसर जो है शरीर में अनियंत्रित वृद्धि किसकी, सेलों की, इसलिए उन्हें जीवन का निर्माण खंड के रूप में भी जाना जाता है। कई बार क्या होता है, कई सेल्स मर जाते हैं कुछ कारणों से। हमारा जो शरीर है, बहुत सारे सेल्स मर रहे हैं, बहुत सारे सेल बन रहे हैं, तो निर्माण खंड के रूप में भी जाना जाता है। और मरते नहीं, लगातार बनते रहते हैं तो परेशानी हो जाती है। अब अगर हम उस छोटे से सेल को एक समझने का प्रयास करें, कई बार सेलों को ऐसे इस प्रकार से संरचना में बनाया जाता है। अब एक सेल है आपका, एक सेल में क्या हो सकता है, बहुकोषीय जीवों में एक सेल को समझे, एक कोशिका को समझे, तो हर एक कोशिका में क्या होता है, इसके बनावट में बहुत सारे ऐसे चीजें डिपेंड करती है। पहला तो ये जो कोशिका होगा, पहला लाइन देखिए, एक लिक्विड फॉर्म तरल पदार्थ से भरा होता है। जैसे पॉलीथीन में आप क्या करेंगे, पानी डाल, छोटा सा पॉलीथीन में पानी भर के रखेंगे, है ना, वैसा एक लिक्विड आपके शरीर में है जो किससे बना हुआ है, एक झिल्ली से घिरा हुआ है। और झिल्ली ये सबके अलग अलग नाम होंगे, जिसको नाम के साथ और उसके काम के साथ आपको कोशिका में अध्ययन करना होगा। हर एक अंग के, कोशिका के हर एक प्रकारों के नाम है और काम है। इतना महत्वपूर्ण चीज है कि एक छोटा सा जो हम सेल बार बार कोशिका बोल रहे हैं, वही पूरा आपको जीवित रख रहा है, वही आपको बना के रखा हुआ है, वही आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो पहला चीज ये हो गया, किससे घिरा है, एक झिल्ली नुमाकृति से घिरा है। इसके अंदर, अब ये कोशिका के अंदर पूरा जल भरा हुआ है तो कोशिका द्रव्य हो गया। इसको क्या कहा जाता है, नाम बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन सुने होंगे, सेरिबेलम वो मस्तिष्क का प्रकार है। इसी के अंदर फिर आपको मिलेगा प्रोटीन मिलेगा, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, लिपिड मिलेगा, बहुत सारे चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ हर सेल में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाएगा, इसका कार्य अलग होगा। उसके बाद इसी में आप लोगों को राइजोसोम सुनेंगे, राइबोसोम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सुने होंगे। ये सब किसके अंदर, सभी इसी के अंदर, छोटे से सेल के अंदर पाए जाते हैं, और सबका काम अलग अलग होता है। ठीक, कुछ ऐसे में है, कुछ ऐसे में है, तो सबके काम अलग है, सबके नाम अलग है। तो ये पूरा मिलाकर के एक क्या बनाता है, कोशिकीय संरचना बनाता है, एक सेट बनाता है। क्लियर हो रहा है क्या? अब देखिए आखिर इसको पहचाना कैसे गया, जाना कैसे गया, इसको लेकर के बात हुई। तो यहाँ देखिए, कोशिकाओं की मूल संरचना से लेकर के हर कोशिका अंग के कार्य तक अध्ययन जो किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कोशिका जीव विज्ञान कहा जाता है। सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है जिसने रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो पहले जो जीव विज्ञानी थे क्या है, रॉबर्ट हुक। 2-3 अलग अलग वैज्ञानिकों के या जीव विज्ञानिकों के नाम आएंगे, और अलग अलग कार्य के हिसाब से कोशिकाओं के नाम आएंगे। रॉबर्ट हुक जो है, उन्होंने जब खोजा तो वो अलग तरीके से खोजा था, है ना। ल्यूवेनहॉक सुने हैं क्या, आप ही लोग बताते जाएंगे, अभी आएगा, चलिए। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं,
और ये कोशिकाओं को अलग अलग बांटा जाता है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसके अंदर क्या होगा, एक कोशिकाएं होंगी, और कुछ ऐसे जीव हैं जिसके अंदर अलग अलग बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका वाले जीव को हमने क्या नाम दिया, एक कोशी जीव। और ऐसे जीव जिसके अंदर बहुत सारे सेल होंगे उनको हमने बहुकोशी जीव माना। अब ये भी है आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब जीवों की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा जीव है या ऐसा कौन सा कोशिकाओं के नाम है, ऐसी कौन सी कोशिका है जो सबसे ज्यादा क्या है, छोटी है। तो सबसे छोटी जो कोशिका है जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा, एक ऐसा सेल है जो सबसे छोटा सेल के रूप में जाना जाता है। माइको, ठीक। आगे वही बात जो हमने अभी बात किया है, जितने भी जीव हैं उनको जीवित प्राणी के लिए क्या किया जाता है, निर्माण खंड है, मतलब सेल बन रहे हैं, हमको पोषण कर रहे हैं, हमारे शरीर को बनाया जा रहा है। तो शरीर का जो आकार प्रदान करता है, संरचना प्रदान करता है, सेल ही या फिर कोशिका ही जिम्मेदार है। भोजन से लिए गए पोषक तत्व, आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो प्रक्रिया होती है भोजन में, भोजन लेते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है, भोजन का क्या होता है, पाचन ही होता है ना। पाचन होने के बाद जो रस बनता है वो कहाँ जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों में, यह बोला जाता है विभिन्न अंग उसको अवशोषित करते हैं, तो फाइनली वो कहाँ ले जाता है, उसको एनर्जी के रूप में सेल तक ले जाता है। और सेल में ही क्या होता है, फिर एनर्जी होती है। और एनर्जी जो है किसी भी जीवों में ऊर्जा का जो संग्रहण है, एनर्जी जो होती है ऊर्जा का संग्रहण है, कहाँ होता है, अभी आएगा। सेल के किस हिस्से को ऊर्जा संग्रहित करके रखता है, और ऊर्जा संग्रहण का जो यूनिट क्या होता है, एटीपी सुने हैं, ओटीपी नहीं, एटीपी, एडोनासिन ट्राईफास्फेट। वो क्या करता है, वही ऊर्जा का मात्रक कहलाता है। 2 एटीपी, 8 एटीपी, 32 एटीपी, अलग अलग ऊर्जा वो करता है। चलिए, जितनी बातें अभी हो गई है फिर से वही चीज आ रही है, जल्दी से देखेंगे। कोशिकाएं एक क्या होता है, जटिल होती हैं, और उनके घटक जीव में अलग अलग कार्य करते हैं। हर कोशिका का अलग अलग कार्य है ना। आपकी कान की कोशिका का अलग कार्य होगा, दांत की कोशिका का अलग कार्य होगा, अलग अलग आकार के भी होते हैं, अलग अलग साइज के, अर्थात बिल्कुल इमारतों के ईंटों की तरह हमारा शरीर जो है अलग अलग आकार का और साइज का होता है, वैसे ही कोशिकाएं भी होती हैं। किस किस जीवों में कितनी कोशिकाएं होती हैं, इसको भी लेकर होता है। हर जीव में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होगी। एक कोशी को तो छोड़िए, बहुकोशी में भी अलग अलग कोशिकाओं वाले होंगे। इंसान के अंदर कितने सेल्स होते हैं, हैं? बहुत सारे, मतलब आपको संख्या बताना है, बताएंगे। जो बैक्टीरिया है उसमें भी कोशिकाएं होती हैं, तो उसकी तुलना में जो मनुष्य की कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ये आपको क्या करता है, सेल के लिए जब प्रश्न आएगा तो ये आता है, बार बार ये मैं लिख देता हूं, 3 शब्द बिल्कुल आएंगे। संरचनात्मक, अर्थात सेलों से हमारा शरीर बना हुआ है, उसके बाद इसी से हमारा ये जीवन चल रहा है, तो ये हम क्या लिखेंगे, कार्यात्मक, और इसी के माध्यम से हमारा जो शरीर है क्या है, जैविक रूप से जीवित है या चल रहा है। ये कार्यात्मक इकाई है, जैविक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, ये तीनों एक सेट में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिकाओं की खोज देखेंगे। हाँ, ये आगे कुछ है क्या, वही है। कोशिकाओं के कई कोशिका अंग होते हैं जो जीवन के प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं, यही काम करते हैं, और ये अंग को क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे जैसे सेट कोशिका का बना वैसे वैसे अंग बने हैं, तो वैसा ही वैसा उनका काम है। जीवों की जो जेनेटिक जो सामग्री है वो भी किसमें, कोशिकाओं में मौजूद होती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे गुणसूत्र जो हैं किसके माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं, कुछ ऐसे चीजें जो हैं आपके आनुवंशिकता के हिसाब से इंसान के अंदर पहुंच जाता है।
अगर खोज की बात करें तो इसी को मैं बताने वाला था कि खोज है, सबसे पहले कोई खोज किया सेल का या कोशिका का तो वो कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था किसी इंसान के अंदर नहीं करके क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप से बॉटल को देखा। बॉटल में एक क्या था, एक बॉटल रहा होगा ऐसे, बॉटल में ऐसे क्या है, कार्क के टुकड़े को देखा और उसमें छोटे छोटे क्या दिखे, संरचना दिखी। और उसको देख करके उसको ये लगा कि ये छोटे छोटे एक कमरे जैसे बने हुए हैं, है ना। और इसी कमरे को किसने में नाम दे दिया, सेल बोला या कोशिका बोला। अब जब इनको देखा गया तो ये इस अवस्था में मिला कि ये ना तो मूवमेंट कर रहे हैं, ना बढ़ रहे हैं, ना छोटे हो रहे हैं, ना प्रतिलिपि बना रहा है। तो ये रॉबर्ट हुक का जो कोशिका का जो खोज था उसको माना गया कि कोशिका तो है लेकिन कोशिका में कोई किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, तो वो किसमें चला गया, निर्जीव कोशिका मानी गई। ठीक, क्या मान ली गई, निर्जीव कोशिका। लेकिन कोशिका की खोज इसने की है। तो सजीव कोशिका की खोज किसने किया, एक दूसरे जीव वैज्ञानिक ने इसको देखने का प्रयास किया और इसको लीवेनहॉक किया। कभी कभी लीवेनहॉक भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब इनका जो अवलोकन था, इन्होंने देखा कि जितने सेल हैं इनमें क्या हो रहा है, मूवमेंट देखने मिला, गतिशीलता देखने मिली कि वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, या फिर उसके जो सेलों के अंदर का जो संरचना है वो क्या हो रहा है, हिल डुल रहा है। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की लेकिन वो सेल कैसा निकला, निर्जीव निकला। बाद में और एंटोवान लीवेनहॉक ने क्या किया, जीवित कोशिकाओं की खोज इन्होंने की है। इसी कारण से जो इन्होंने खोज किया है इस इकाई को एक नया नाम देता है, ये एनिमलक्यूलस। लीवेनहॉक ने क्या किया, सूक्ष्म इकाइयां जीवित है ये सिद्ध किया और उन्होंने अपने नाम को एनिमलक्यूलस के नाम से इनका जीवों का नामकरण रखा है। तो पूरे में दो चीज ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सबसे पहले की जो मरा हुआ था, है ना, और दूसरा जो है लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ये आपको दो बातें ध्यान से रखनी होगी। फिर आता है 1883 में स्कॉटिश जो वनस्पति शास्त्री हैं रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने अध्ययन में ये बताया कि किसी भी प्रकार से सेल का अध्ययन करते हैं तो सेल कैसे इसकी संरचना होती है। सेल की संरचना के बारे में इन्होंने बताया कि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो तीसरा व्यक्ति आया जिन्होंने क्या बताया, रॉबर्ट ब्राउस ने, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब क्या है, सेल के संरचना के हिस्से हैं। सेल मेम्ब्रेन वनस्पतियों में पाया जाता है क्या, सेल कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं बोला जाता है, कैसे नहीं पाया जाता है। और उसमें और इसमें अंतर भी आप लोगों को पढ़ना होगा। इसमें हम ये सेल मेम्ब्रेन पढ़ें, सेल मेम्ब्रेन को क्या लिखा गया था, हिंदी में क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन को, हाँ। और पौधों में पाया जाता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। वही थोड़ा सा अंतर आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। अभी तक देखिए ये आप लोगों के लिए एक, या सभी लोगों के लिए, इसमें विषय की बात नहीं होगी ना। अब तक सबसे ज्ञात सबसे छोटी कोशिका क्या है, बैक्टीरिया है, जिसका प्रजाति क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसिटिका कमा लंबा चौड़ा नाम है, पढ़ो। माइकोप्लाज्मा याद हो गया तो ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ठीक है। माना जाता है कि ये इतनी लंबी है कि कहीं कहीं पे बोला जाता है कि ये 20 किलोमीटर लंबी है। पूरा जाल बना हुआ है नर्वस सिस्टम का, इसको खोल दिया जाए तो कई लोग बोलते हैं कि पूरा, कुछ तो इतना बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि पृथ्वी के एक चक्कर हो जाएगा, इतना
इसकी लंबाई थोड़ा देख लेंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कितनी लंबी है, किसकी दिमाग के सेल को निकाल के आप नापना शुरू कर देंगे। लोगों ने अनुमान लगाया है इतने ज्यादा जाल तंत्र बना हुआ है हमारे मस्तिष्क में, वही सबसे लंबा है। सब इंसानों के अंदर है वो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। सुनिए न्यूरॉन की संरचना आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े आप लोग। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, एक खुद में एक क्या है, वो जीवित शेल है। चलिए इसको बस देख लेंगे, फिर प्रकार को आप लोग देखेंगे। कोशिका की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बाद उसके प्रकारों में जाएंगे। पहला तो ये हो गया कि वो किसी भी जीव के शरीर को क्या करता है, बनाता है और उसको आगे सहारा या संरचना प्रदान करता है। दूसरा हो गया, हर कोशिका अपने में अलग अलग किससे घिरा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन से या झिल्ली से घिरा हुआ है, और अलग अलग कोशिकाओं के लिए वो सेटअप बना हुआ है। न्यूक्लियस या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, यही नाभिक में प्रजनन और कोशिका वृद्धि के लिए हमारे लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी यही देता है। न्यूक्लियस से ही हमको किसी भी चीज की आनुवंशिक जानकारी मिलती है। हर सेल में क्या मिलेगा, एक केंद्रक मिलेगा, कोशिका द्रव्य मिलेगा, झिल्लीबद्ध कोशिका अंग मिलेंगे। अभी चित्र आएगा तो फिर देखेंगे उसमें। फिर उसके अंदर एक कोशिका के अंदर आपको क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, तो वो डबल लेयर होता है, दो झिल्ली से वो क्या होता है, घिरा होता है, जो क्या करता है, यही डबल लेयर के कारण से एनर्जी जो होती है, हम जो खाते पीते हैं उसका ऊर्जा जो है यहीं पर इकट्ठा होता है। और ये आप लोगों को पता होगा ना कि आप लोग जब उपवास रहते हैं तो रोज खा रहे हैं, रोज एनर्जी हमारे शरीर के अंदर जा रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, जितने भी पोषक तत्व आप ले रहे होते हैं वो कुछ मात्रा एनर्जी आपके शरीर में ये स्टोर करके रखता है ना, एटीपी के रूप में। आप लगातार एक दिन दो दिन फास्ट हैं तो यहाँ से ऊर्जा रिलीज होकर के सेल को एनर्जी देता है या आपके शरीर को बना के रखता है। धीरे धीरे ये ऊर्जा जो है कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो आपको थकान लगना शुरू हो जाता है। यही एनर्जी होता है जिसको आप शरीर में क्या करते हो, स्टोर करके रखा जाता है। लाइसोसोम क्या होता है, जितने भी चीजें, अभी इसका सबका प्रकार आएगा ना, तो जितने भी हमारे शरीर में अवांछित पदार्थ होते हैं उसको ऑब्जर्व करता है, वो कौन करता है, लाइसोसोम करता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, बहुत सारे जो है अणु को संश्लेषित करता है। अब ये बहुत ज्यादा इसका काम होता है, इसको भी हम लोग को समझना है। अणुओं का संश्लेषण जब तक नहीं होगा तब तक, आप संश्लेषण तो समझते हैं ना, विश्लेषण और संश्लेषण का आप अर्थ समझिए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। संश्लेषण क्या होता है, तोड़ता है कि जोड़ता है, अणुओं को एक जगह लाता है, उसको उचित स्थान पर क्या करता है, संधारित करता है, उसको जहां जाना है वहां पर ले जाने का काम करता है, और उसको सिस्टमेटिक ढंग से इंटरनल स्टोरेज में उसको सेट करने का प्रयास करता है। बहुत अलग अलग जो एक सेल है, इस सेल के अलग अलग भागों के अलग अलग इतने सारे काम होंगे, और आप कल्पना कर सकते हैं कि सबका काम इतने अच्छे ढंग से चल रहा है, तब आप सोच पा रहे हो, चल पा रहे हो, बोल पा रहे हो, या जीवन जी पा रहे हो। तो आगे इसका सबका प्रकार है, सबके प्रकार के काम, और हर चीज को अलग अलग नाम से या अलग अलग काम के लिए जाना जाता है। लगातार 3 बार ये एग्जाम में ये पूछा जा रहा था, प्रोटीन का जो अभी ऊर्जा का संरक्षण कौन कर रहा है, बार माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैसे ही प्रोटीन को एक अलग यूनिट क्या करता है, संरक्षित करता है, प्रोटीन का राइबोसोम। ठीक है, तो वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे तो ध्यान रखेंगे। आगे इसको करेंगे, कल पढ़ के आएंगे सेल को, टर्म्स थोड़ा सा इसके शब्द आप लोगों को मिलने वाले हैं, नए नए शब्द। ठीक है फिर।